ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो, कद्दू करेला लौकी टिंडा कहीं नहीं मिलेगा, सब्जी इससे मंदा, आइए आइए ले जाइए सस्ते भाव में ताजी ताजी सब्जियां। तड़के सुबह 6-7 बजे के आसपास का समय होगा। सब्जी मंडी में जमकर कुहासा छाया है, चारों तरफ चहल पहल है। ग्राहक सविता से ताजा ताजा टमाटर भिंडी तुरई खरीदने में जुटे हुए हैं। तभी एक रईस महिला टमाटर चुनते हुए मुस्कुराकर बोलती है, अरे वाह सविता बहन, आज तो बड़े चुनिंदा बढ़िया लाल रसीले टमाटर लेकर आई हो तुम। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा के बगीचे से निकले हो। बहन जी, राजा हो या गरीब का आंगन, पर ये ताजी ताजी सब्जी उगती तो मिट्टी के अंदर है। हम सब्जी वाले हो या फिर किसान भाई लोग, हमारे लिए मिट्टी तो खरा सोना है, उसी से हम कमाते हैं। अरे बिल्कुल 100 आने सच बात कही बिटिया तुमने। अरे रामफल काका आ गए आप। जय राम जी। जय राम जी की बिटिया, मेरे ताजा ताजा करेले चुकंदर गाजर तोल दिए हैं क्या? नहीं, बस अभी तौल देती हूँ। वैसे काका आज खेत में से आंवले भी निकले, आपने मंगाए थे तो मैं ले आई हूँ। फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तोल दो आंवला, शुगर में आंवला बड़ा फायदेमंद होता है और ताजा आंवला मिल जाए तब तो अमृत समान है। वैसे सविता बहन, इस पूरी सब्जी मंडी में केवल तुम ही हो जो ताजी ताजी सब्जी बेचती हो, वरना बाकी सब्जी वाले तो एक नंबर के ठगेरू हैं। 3-3 4-4 दिन पुरानी सड़ी गली सब्जी बेचते हैं। तभी महिला का ध्यान सविता के सब्जियों से बनी सुंदर शॉल पर पड़ता है। अरे वाह सविता बहन, ये तुम्हारे सब्जी वाला शॉल तो बड़ा डिफरेंट डिजाइन का लग रहा है। वैसे आपको पहनावा ओढ़ावा देख कर तो तुम अच्छे खासे परिवार से लगती हो, फिर ये मंडी में सब्जी क्यों बेचती हो? बहन जी, मेरी नजर से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करनी है, कोई चोरी थोड़े कर रहे हैं। और इस तरह से मंडी के अंदर सब्जी बेचना मेरा पेशा नहीं था, बस मजबूरी आ पड़ी थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ इस सब्जी मंडी के अंदर ताजा सब्जी बेचने की बदौलत हूँ। ये बोलते हुए सविता के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो गुजरी हुई जिंदगी को याद करने लगती है, जहाँ एक पुराने से मकान के अंदर में सविता के गरीब सास ससुर, कुंवारी नंद, बेटा बेटी सब ठंड के मौसम का कहर काट रहे थे। हे भगवान जी, अब की बार तो गजब का जाड़ा है। बहू पल्ला लगा ले, बाहर से कितनी बर्फीली हवा घुस रही है। हम लोगों को घर के अंदर रहकर भी कितनी ठंडक लग रही है। अरे गंगावती, फिर विनोद तो ऐसे कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बाहर कमाने गया होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। एक जामे में इतने जाड़े में बोरियां उतार रहा होगा मेरा बच्चा। सेठ, मैंने सारी आलू प्याज की बोरी उतार दी है। अब मेरी दिहाड़ी दे दो, मेरे बाल बच्चे परिवार घर मेरा रास्ता देख रहे होंगे। हाँ, ये ले तेरी आज की दिहाड़ी, पूरे 150 हैं, गिन ले। और सुन, ये कुछ कटे छटे आलू हैं, लेता जा। शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सारे रास्ते ठंड में ठिठुरते हुए विनोद बनिया के पास आता है, जो गद्दी पर गरम स्वेटर पहने था। थोड़ा आटा दाल खरीदकर वो मकान में घुसता है। आ गए आप? आज बहुत देर लगा दी। राशन लाए हैं ना, बच्चे भूखे बैठे हैं। ये लो आटा दाल, ये ले आया हूँ। सविता, बहुत जोर से ठंड लग रही है, जल्दी से आग जला दो। जी अच्छा, जलाती हूँ। सविता आग सुलगाती है, हाथ पैर सेक कर विनोद को जरा गर्माहट आती है। गरीबी के चलते सविता रोज की तरह पानी वाली पतली दाल रोटी बनाकर परोसती है तो सोनू निशा कुड़ जाते हैं। क्या माँ, डेली डेली पानी वाली दाल रोटी मुझको नहीं खाना, मुझको मक्खन लगा आलू का पराठा खाना है। पराठा फिर किसी और दिन बना दूंगी बेटा, अभी खा लो, तुम्हारे पापा की अभी इतनी कमाई नहीं है। हमारे घर में तो हमेशा गरीबी वाले हालात ही रहते हैं। सबके घर में ठंड में गाजर का हलवा बनता है, लोग मूंगफली गजक पट्टी खाते हैं, हमको नहीं मिलता। आप दोनों ने हमें नया स्वेटर दिलाने का भी वादा किया था, इस साल भी क्या नया स्वेटर नहीं दिलाओगे? दिला दूंगा गुड़िया, बस 1-2 दिन में। अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगले दिन विनोद सुबह के 3-4 बजते सब्जी मंडी निकल जाता है। भैया, अभी आधी रात है, बाहर धुंध छाया होगा, अभी मत जाओ। अपने गरीब भाई को जाने दे कंचन, वरना जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगा, कल को तेरी शादी भी करवानी है। बेतहाशा ठंड और धुंध में विनोद सड़क से जा ही रहा था कि ट्रक वाले उसे टक्कर मार जाता है।
जिससे उसके दोनों पैर की हड्डी टूट जाती है। अब गृहस्थी का बोझ गरीब बहू के सिर पर आ पड़ता है। मैं हालात से हार मानकर घर में नहीं बैठ सकती, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल से सब्जी मंडी की साफ सफाई करूंगी। कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। ठीक है बहू, ईश्वर तुझको सफल करे। सविता जब जल्दी सब्जी मंडी पहुंचती है तो बहुत सारी सब्जियां यूं ही फेंकी हुई देखती है। अरे ये क्या, इस सब्जी मंडी के अंदर तो इतनी ताजी ताजी सब्जियां यूं ही जमीन पर फेंकी हुई हैं। भाई जी जरा सुनिए, क्या ये सब्जी आपके काम की नहीं है क्या? नहीं बहना, वो इस मंडी में बहुत ही हाई फाई क्लास के लोग सब्जी खरीदने आते हैं। वो तो जरा सा काने बैंगन तक नहीं खरीदते। ये टमाटर ज्यादा ढीले ढाले हैं और ये बाकी मिर्च तोरई लौकी ये दागदार हो गई है, इसलिए फेंकना पड़ा। पैसे इन्हें पन्नी में भर लो और ले जाओ, तुम्हें अगर कम लगे तो। गरीब सविता सारी सब्जियों को भरकर ले आती है। उसके दिमाग में जुगाड़ चल रहा था। जो सब्जियां बिल्कुल खराब थी उनके छिलकों से वो खाद बनाती है और कुछ सब्जियों को खाने के लिए इस्तेमाल करने के बाद बाकी सब्जियों को बीज के तौर पर अपने घर के ही आंगन में जमीन में लगा देती है और दिन प्रतिदिन पानी देती है। थोड़े दिन में उसके आंगन में ताजी सब्जियां भर जाती हैं। अरे वाह बहू, तेरी मेहनत तो सचमुच में रंग ले आई। इतनी ताजी ताजी सब्जी होगी है। हाँ माँ जी, इसलिए मैं इन ताजी ताजी सब्जियों को आज ही सब्जी मंडी में ले जाकर बेचूंगी, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सविता ताजा सब्जी बेचने की शुरुआत तो कर देती है, लेकिन उसकी मैली साड़ी देखकर कोई उससे सब्जी नहीं खरीदता। हे भगवान, मेरी इतनी ताजी ताजी सब्जी छोड़कर लोग बासी सब्जियां खरीद रहे हैं। लगता है लोगों का ऐसा बर्ताव मेरे कपड़ों के चलते है। मगर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं अपने लिए कोई नई साड़ी खरीद सकूं। सर्दियों का मौसम भी है। तभी सविता का ध्यान उन ताजी ताजी सब्जियों पर टिक जाता है। हाँ, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। भले ही महंगे कपड़े खरीदना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इन रेशेदार पत्तेदार सब्जियों से भी तो कपड़े बना सकती हूँ। सविता सारी सब्जियों को घर ले आती है और रात भर जाग कर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के लिए गर्म कपड़े बनाकर अगले दिन देती है तो बच्चे फूले नहीं समाते हैं। अरे वाह ना, ये पत्ता गोभी की फ्रॉक कितनी प्यारी है। थैंक यू मम्मी। और माँ, तुमने मेरा सब्जी वाला स्वेटर बहुत प्यारा बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। माँ जी, बाबूजी, आप लोगों को ये सब्जी की शॉल चुभ तो नहीं रही है ना? नहीं बहू, इसमें तो गर्माहट मिल रही है, वरना पतले दुबले कपड़े में तो ये ठंडी हवा हड्डियां गला रही थी। अगले दिन सविता सब्जी वाला स्वेटर पहनकर मंडी में जाती है। लोग अब उसकी ताजा ताजा सब्जियां खरीदने लगते हैं। एक दिन तड़के सुबह वो सब्जी मंडी जा रही होती है, तभी रोड पर रहने वाले बच्चों को ठंड में कंपकपाते देखती है। उनके पास कपड़े स्वेटर नहीं थे। और राजू, देखो ना, आंटी ने सब्जी वाला कितना प्यारा स्वेटर पहना है। काश हमारे पास सब्जियों के कपड़े होते तो हम भी उसे ठंड से बचा पाते ना। हाँ, मगर चलना आंटी से बोलकर देखते, क्या पता वो हमारे लिए ताजा ताजा सब्जियों से स्वेटर बना दे। दोनों बच्चे उस भयंकर ठंड में भागते भागते सविता के पास आते हैं। दोनों बिना स्वेटर के कपकपा रहे थे। आंटी जी, आपका ये सब्जी वाला कपड़ा बहुत गर्म है, क्या आप हमारे लिए इससे स्वेटर बना दोगी? हमें बहुत ठंड लगती है रोड पर रहने में। उनकी तकलीफ देखकर सविता अपने दुख और गमों को भूल जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटे, मैं तुम दोनों के लिए कल सब्जियों के ढेर सारे कपड़े बना कर ले आऊंगी। अजीब बात है ना, मुझे लगता था इस दुनिया में मुझ गरीब बहू से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी लोग रहते हैं। ये मुझे आज पता चला। सविता रात भर अपने आंगन में उगने वाली ताजा सब्जियों से उन रोड पर रहने वाले बच्चों के लिए कपड़े बनाकर अगले दिन देती है। रोड साइड रहने वाले गरीब लोग उसे भर भर कर दुआएं देते हैं और अब उसकी मंडी में ताजा सब्जियों का व्यापार भी खूब फलने फूलने लगता है। ये तो तुमने बड़ा ही नेक काम किया और अपने जीवन में संघर्ष भी देखा, मगर शायद उन गरीब लोगों की ही दुआओं का सिला है जो आज सफलता मेरे कदम चूम रही है। मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा बहुत समर्थन किया है और ठंड में ये सब्जियों के कपड़ों ने मुझ गरीब बहू और ससुराल वालों का तन ढका है। मैं सदा इनकी आभारी रहूंगी। अब गरीब बहू और उसकी फैमिली सब्जियों के कपड़े और सब्जियां बेचकर खुशी जिंदगी जीते हैं। वंदना शाम के समय चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां समेट रही थी। तभी उसका 5 साल का बेटा गोलू जोर से रोते हुए घर आता है। गोलू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है बेटा? माँ, पैर में चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है माँ। अपनी कांपती ठिठुरती आवाज में गोलू की बातें सुनकर वंदना का ध्यान उसके पैर से बह रहे खून पर जाता है। हे भगवान, इतनी गहरी चोट कैसे लग गई तुझे? चोट तो लगेगी ना बहू, इतनी ठंड में भी छोटी पैंट पहन रखी है इसने, और खेलने कूदने में कहाँ बाज आते हैं बच्चे।
क्या करूं माँ जी, ठंड बढ़ रही है और इसके गर्म कपड़े भी छोटे पड़ गए हैं। बहू मुझसे भला क्या छिपा है, इस कंगाली की हालत में खाना नसीब हो रहा है वही बहुत है। तू हल्दी का लेप बना, मैं चूल्हा जलाती हूँ। देख तो ठंड में कैसे ठिठुर रहा है। भवानी चूल्हा जलाती है ताकि उसके पोते को ठंड से थोड़ी राहत मिले। वंदना का परिवार गरीबी की हालत में जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहा था। घर खर्चा चलाने के लिए बस वंदना का पति ही काम किया करता था। उम्र हो जाने के कारण वंदना का ससुर मनोहर काम करने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बढ़ती ठंड उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। एक रोज वंदना का ससुर मनोहर राशन की दुकान पर सामान लेने पहुंचा। लाला, जरा 2 किलो चावल और आटा तोल देना। हाँ हाँ बिल्कुल तौल दूंगा, लेकिन पहले का बकाया तो चुका दे मनोहर। लाला, अब तुमसे मेरे परिवार की हालत छुपी तो नहीं है। जैसे ही पैसों का जुगाड़ होगा मेरा बेटा तुम्हारा सारा बकाया चुका देगा। अरे बिल्कुल नहीं, अब तो पहले पैसा फिर ही मिलेगा राशन आपको। ठंड का समय है लाला, दया करो, घर में राशन नहीं है। अरे समझ नहीं आ रहा क्या तुझे, निकल यहाँ से। लाला गुस्से में आकर मनोहर को जोर से धक्का देता है, जिससे उसका एक हाथ पत्थर पर जाकर लगता है और उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। इस बात का पता जब मनोहर के परिवार वालों को लगता है तो वो जल्दी ही अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद मनोहर के हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाता है। देखिए, ठंड का समय है, चोट ज्यादा दिक्कत करेगी, इसलिए इन्हें ठंड से हमेशा बचा कर रखिएगा। और हाँ, अस्पताल का बिल जमा करवा दीजिए, तभी इन्हें घर जाने दिया जाएगा। हे भगवान, न जाने तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। वैसे ही गरीबी और ठंड के कारण जीना दुश्वार है, और अब ये समस्या। माँ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, आप लोग पिताजी के पास जाइए। विजय की दबी आवाज में ये शब्द सुनकर वंदना मन ही मन कहती है, अब मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा ताकि मैं इनके घर खर्च में मदद कर पाऊं। वंदना ठंड के मौसम में अपने परिवार की बुरी हालत देखकर दुखी थी। एक रोज वो घर के बाहर पड़ी घास को समेटकर एक जगह इकट्ठा कर देती है। तभी एक बिल्ली जाकर उस घास के गट्ठर में बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब वो घास के गट्ठर को फेंकने जाती है तो बिल्ली को वहां से निकलता देखकर डर जाती है और घास उठाने में उसे गर्माहट महसूस होती है। अरे, ये घास तो बहुत गर्म हो गई, शायद बिल्ली इसीलिए यहाँ कर बैठी थी। वंदना इतना कहने के बाद घास के गट्ठर को एकटक देखती ही रहती है। तभी उसकी सास भवानी उसे टोकती है, बहू क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? माँ जी, ठंड से बचने के लिए हम नई रजाई या कंबल तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम इस घास के जुगाड़ से ठंड में राहत पा सकते हैं। घास के जुगाड़ से कैसे बहू? वो मैं बताती हूँ, आप इस घास के गट्ठर को उठाने में मेरी मदद कीजिए। भवानी को वंदना की बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन उसके कहने पर वो घास के गट्ठर को उठाकर घर में ले जाती है, जिसके बाद वंदना उस गट्ठर से घास निकालकर बुनने लगती है और धीरे धीरे वो पूरी घास को बुनकर एक कंबल तैयार करती है। माँ, ये क्या बनाया है? हाय दैया बहू, तूने घास से कंबल तैयार कर दिया? हाँ माँ जी, ये कंबल आप पिताजी को उड़ा दीजिए ताकि इन्हें ठंड न लगे। हाँ बहू, अभी उड़ाती हूँ। भवानी वो घास से बना कंबल मनोहर को उड़ा देती है। ये घास का कंबल तुम कहाँ से लाई भवानी? लाई नहीं हूँ, बल्कि बहू ने ये तुम्हारे लिए बनाया है ताकि इस जमा देने वाली ठंड में तुम सुरक्षित रहो। बीमार बूढ़े मनोहर को उस घास के कंबल से बहुत राहत मिलती है, जिसके बाद वंदना फैसला करती है कि वो घास के कंबल बनाकर उन्हें बेचेगी। उसके इस फैसले से उसकी सास भी उसका साथ देती है। जब ये बात विजय को बताती है वो, तो विजय कहता है, ये तो बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि घास लाने में हमारी ज्यादा लागत नहीं लगेगी और कंबल बेचने से अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा बेटा, इससे थोड़ी ही सही लेकिन तुझे भी सहारा मिलेगा। उस दिन के बाद से वंदना जगह जगह से घास इकट्ठी करके लाती है और फिर उसे बुनकर कंबल बनाती। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद वो 10 घास के कंबल बुनकर तैयार कर लेती है और उसे बेचने के लिए बाजार निकल रही होती है कि तभी गोलू उसका पल्लू पकड़कर कहता है, माँ, मैं भी आपके साथ कंबल बेचने चलूंगा। नहीं बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर में ही दादा दादी के साथ रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं। अपने 5 साल के बेटे की बात सुनकर वंदना की आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद को संभालती है और फिर बाजार के लिए निकल जाती है।
सर्दी से राहत दिलाए घास का ये अनोखा कंबल। जल्दी आओ, जल्दी पाओ। हाय हाय, हाँ, इतनी ठंडी हवा में तो हमारी कुल्फी जमी पड़ी है, और इस घास के कंबल वाली को तो देखो, ऐसे बैठी है जैसे हवाई से छू भी न रही हो। सही कह रही हो बहन, मुझे तो लगता है ये सब इस घास के कंबल का ही कमाल है। आओ जरा दाम तो पूछे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक लगा तो मोल भाव करके ले लेंगे। वो दोनों औरतें वंदना के पास जाकर घास का कंबल देखती हैं और आखिर में मोल भाव करके ले ही लेती हैं। उन्हें देखकर बाजार में बाकी लोग भी घास के कंबल को देखकर खरीदारी करते हैं और वंदना के बनाए आधे घास के कंबल बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी पैसे लिए घर पहुंचती है तो अपने घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ये सब कैसे हो गया माँ जी? क्या बताऊं बहू, कुछ देर पहले बहुत तेज हवा चली जिसके कारण अचानक ही छत का हिस्सा गिर पड़ा। माँ जी, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, आप ठीक तो है ना? माँ, छत गिरी तो मुझे बचाने के लिए दादी के हाथ पर चोट लग गई। हे भगवान, इतना खुश होकर लौटी थी मैं और अब ये सब। माँ जी, पहले आप पट्टी करवा लीजिए, फिर घर की मरम्मत के बारे में सोचते हैं। वंदना अपनी सास के हाथों में पट्टी करती है और उस रात सभी परिवार वाले ठंड भरी रात में घास का कंबल ओढ़कर सोते हैं और अगली सुबह विजय जैसे तैसे कहीं से कर्जा लेकर छत की मरम्मत करवाता है। वंदना भी ढेर सारी घास लाती है और उसे बुनने बैठ जाती है। वो रात में जागकर भी कंबल तैयार करती है तो आधी रात को विजय और भवानी उठकर कहते हैं, खुद को थोड़ा आराम दो वंदना, ऐसे ठंड में जागोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ बहू, आराम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे अपने घर को पूरी तरह से जल्दी ही गर्म बनाना है, इसलिए मुझे पूरे घर को इस घास के कंबल से ढकना है ताकि आप लोगों को अब ठंड से कोई परेशानी ना हो। वंदना का ये जोश देखकर विजय और भवानी भी उसके साथ कंबल बनाने में लग जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो अपने पूरे घर को घास के छप्पर से ढक लेते हैं, जिससे उनका घर हमेशा गर्म रहता है। अब बीतते समय के साथ मनोहर का हाथ भी ठीक हो जाता है और वंदना घास के कंबल बनाकर बेचने का काम जारी रखती है, जिससे धीरे धीरे उनका बकाया कर्जा चुक जाता है। साथ ही पैसों की दिक्कत भी कम होने लगती है और उनके घर को देखकर लोग भी चौंकने लगते हैं। वाह, सर्दियों में भवानी का ये घास का घर तो सबसे आरामदायक है। सच में बहन, इस ठंड में ऐसा घास का घर मिल जाए तो किसी जन्नत से कम है क्या? इस तरह आखिर में वंदना अपने परिवार की मदद और अपनी हार न मानने वाले हौसले के साथ अपने परिवार को न सिर्फ ठंड से बचाती है बल्कि गरीबी की जिंदगी से भी बाहर आती है।